हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ की जो कि आप घर में पड़े हुए सामान के साथ बच्चों को करवा सकते हैं। गुरजोत के साथ में जब मैं ये एक्टिविटीज़ करती थी, मैंने उसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखी। उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आई, उसकी कमांड फॉलोइंग अच्छी हुई और उसने चीज़ों को ध्यान देना शुरू किया, कंसंट्रेशन बढ़ा उसका। तो बच्चों में ये समझ जो है, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है या चीज़ों को समझता नहीं है, ये समझ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं। बहुत नॉर्मल और सिंपल एक्टिविटीज़ है जिन्हें आप घर पर ही करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन उससे हम बच्चों को काफ़ी चीज़ें करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किचन की ही, तो किचन में हमारे पास ग्लासेस पड़े होते हैं, ग्लास, कटोरी, अलग अलग तरह के हमारे पास बर्तन हैं। हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक ग्लास में आप सिंपली, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 3 साल का है, तो आप उसे चम्मच ग्लास में रखने के लिए बोल सकते हैं कि ग्लास में चम्मच रखो। अगर आपका बच्चा खुद से नहीं करता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उसे करवा सकते हैं। 4, 5, 10 जितने भी चम्मच आप रखेंगे, बच्चे को उठाकर ग्लास में रखने हैं ये चीज़ें। दूसरा कि ग्लास आपने रख दिया है उल्टा करके, बच्चे को बोलिए कि वो उसके ऊपर स्टैक करता जाए ग्लास को। बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। या कटोरी आपने रख दी है, बाउल रख दिया है, उसके ऊपर बच्चा स्टैक करे, प्लेट के ऊपर बच्चा प्लेट को लगाए। बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। अब जो है दूसरी चीज़ कि किचन में ही अगर बड़ा बच्चा है, तो हम थोड़ा बच्चा बड़ा है आपका 3-4 साल का भी है, तो मैं गुरजोत को कहती थी कि ग्लास, प्लेट और चम्मच मैं रख देती थी अलग अलग, और मैं बोलती थी कि इसे मैच करो लाकर, सेम ग्लास ढूंढ के लाओ और इसे मैच करो। वो ग्लास को ढूंढता था, लेकर आता था। पहले तो मैं स्टार्टिंग में उसके पास ही रखती थी कि वो उठाकर ईजिली उसे मैच कर ले। धीरे धीरे मैं उसे दूर रखने लगी कि वो वहाँ से उठाकर मैच करे। इस तरह से उसने धीरे धीरे अंदर से बर्तनों के बीच में से ग्लास को उठाना शुरू किया। उसे पता लगना शुरू हुआ कि ग्लास कहाँ पर रखते हैं, चम्मच कहाँ होती है, प्लेट कहाँ होती है। बच्चों को काफ़ी अवेयरनेस आती है इन चीज़ों से। ये देखने में तो बिल्कुल हमें लगता है कि सिंपल सा काम है, लेकिन बिलीव मी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उससे काफ़ी बढ़ती है, बच्चों की समझ बढ़ती है। अब दूसरी एक्टिविटी होती है, सिंपली एक टेप लीजिए। टेप एक ऐसा जो चीज़ है कि टेप के साथ में आप बच्चों को बहुत सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। टेप के साथ में आपको टेप वॉल पर लगानी है या डोर पर ही लगा दीजिए। डोर पर आपने उसे वर्टिकल लगाना है, ऐसे लंबा। बच्चे को खींचकर उसे ऊपर तक टेप को निकालना है। बहुत यूज़फुल एक्टिविटी है बच्चों के कोर स्ट्रेंथ के लिए, उनके हैंड की स्टेबिलिटी के लिए, उनके फाइन मोटर स्किल्स के लिए। ये सिंपल सी एक्टिविटी आप 3-4 इस तरह से लंबाई में उन टेप्स को लगाएंगे और बच्चे को उसे निकालने के लिए बोलेंगे कि उसे एक एक करके उन्हें निकालना है। इसी तरह से आप टेप्स नीचे लगा सकते हैं टेप को, और 3-4 टेप से लाइन बनाइए और लाइन के ऊपर बच्चे को जंप करने के लिए बोलिए। बहुत ही यूज़फुल है। के साथ ही बच्चों को इस तरह की आउटलाइन दे सकते हैं जिसमें बच्चे को कलर करना है। बच्चे के साथ में हाइड एंड सीक खेलना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों में समझ को बढ़ाने की। उनमें समझ इस तरह से आती है कि उनकी अवेयरनेस बढ़ती है। पहले मैं गुरजोत को जब हाइड एंड सीक करवाती थी तो उसे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि मैं उसे थोड़ी सी दूर, जैसे वो डोर पर खड़ा है तो मैं डोर से थोड़ा सा पीछे हो जाती थी और उसे बोलती थी, गुरजोत मम्मा कहाँ हैं, ढूंढो। तो वो देखता नहीं था, उसे समझ में नहीं था कि मम्मा क्या कहना चाह रही है। फिर मैं एकदम से उसे एक्साइटेड होकर जब उसे कहती थी, देखो मैंने पकड़ लिया आपको, तो धीरे धीरे वो उस चीज़ को समझने लग गया। और मैं उसके आसपास ही कहीं छुप जाती थी और उसे आवाज़ लगाती थी, तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया जैसे वो मुझे ढूंढ रहा है। धीरे धीरे वो मुझे ढूंढने में उसे अच्छा लगता था, वो इंजॉय करता था इस चीज़ को जब मैं उसके साथ खेलती थी। चाहे मैं 5 से 10 मिनट उसके साथ डेली ये टाइम निकाल कर ज़रूर मैं उसके साथ ये करती थी कि मुझे उसके साथ थोड़ी देर तो खेलना है। इससे बच्चे आपको समझना शुरू करते हैं, आपके साथ एंजॉय करना शुरू करते हैं। ऐसी गेम्स बच्चों में अवेयरनेस के साथ उनकी समझ को बढ़ाती हैं और साथ ही आपके कनेक्शन को भी मजबूत करती हैं। धीरे धीरे मैंने टेबल के नीचे छुपना, बेड के नीचे, अब यहाँ तक ये है कि बच्चे धीरे धीरे, आप दूसरे रूम में भी हैं, आप उसे बोलते हैं मुझे ढूंढो मैं कहाँ हूँ, तो बच्चे आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरे रूम में भी आ जाते हैं। तो ये एक अवेयरनेस आपको देखेंगे कि बच्चा कितना ज़्यादा चीज़ों को समझने लगा है। शुरुआत चाहे हमारी सिंपल होगी, छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे
छोटे स्टेप्स के साथ में ही हम बच्चों को बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। अब एक जो चीज़ होती है कि बच्चे आपकी बातों को समझते नहीं है, स्पेशली जो बच्चे कमांड फॉलो नहीं करते, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। गुरजोत को सिंपल से कमांड फॉलो करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उसे 3 चीज़ें मैं अपने पास रखती थी। 3 मैंने लेटर्स रखे थे अपने पास, A, B और C, और मैं A को उठाकर सोफे पे रख देती थी, B को डोर के पास रख देती थी और C को बेड के ऊपर रख देती थी। मैं से बोलती थी देखो, वो पैक बोर्ड रखती थी, उसमें से A, B, C गायब है, ढूंढ के लाओ कहाँ पर है। देखो A, वो देखो सोफे पर है। मैं ऐसे उससे इशारा करती थी, वो सोफे से उठाकर लाने लगा और लाकर फिक्स कर देता था। फिर मैं उसे बोलती थी देखो B वहाँ डोर के पास है, तो वो डोर के पास जाता था, वहाँ से उठाकर मैं उसे पूरा प्रॉम्प्ट करती थी। पहले वो स्टार्टिंग में मेरे इशारे को भी नहीं समझता था, मैं उसे लेकर जाती थी, देखो वो। धीरे धीरे उसने मेरी पॉइंटिंग को समझना शुरू किया कि हाँ मम्मा यहाँ कह रही है, और उसने लाना शुरू किया। C जब मैंने बोला कि इसे, विदिन 10 to 15 डेज वो ये समझने लग गया कि जहाँ मम्मा पॉइंट करिए, जिस तरफ इशारा करिए, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है और मुझे वहाँ से चीज़ मिलेगी। डोर के पास जाओ, बेड के पास जाओ। बच्चे चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन सीखना शुरू कर देते हैं, रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि A मुझे यहाँ मिलेगा सोफे पर, B वहाँ पड़ा है। धीरे धीरे मैंने उन इशारों को भी यूज़ करना बंद कर दिया, मैंने हाथों को यूज़ करना बंद कर दिया और मैं सिंपली बोलती थी जाओ A लेकर आओ, सोफे पर पड़ा है, B लेकर आओ। अगर B उसको याद है तो वो अपने आप जाकर ले आता था। धीरे धीरे बच्चे समझना शुरू कर देते कि ये वहाँ मिलेगा, B वहाँ मिलेगा, C मुझे वहाँ मिलेगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी गेम्स के साथ में ही आप बच्चों की ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। गुरजोत के साथ में गुरजोत को टैक्टाइल डिफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा थी, उसके टो वॉकिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो उसके लिए मैं एक उसका रनिंग का बिहेवियर ज़्यादा था, हाइपर एक्टिव बहुत था, इधर उधर बहुत भागता था, कंट्रोल भी नहीं होता था। तो मैं उसे डेली सुबह और शाम को मैं उसको 10 राउंड लगवाती थी। वहाँ पर छोटा सा मेरा लॉन था, उसमें मैं उसको 10 राउंड लगवाती थी हाथ पकड़ के, और उसे नंगे पाँव चलवाती थी घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर उसे नंगे पाँव चलना था। उससे उसकी सेंसिटिविटी कम होने लगी टैक्टाइल की, और उसने पाँव पूरा ज़मीन पर रखना शुरू कर दिया। दूसरा, उसका रनिंग का बिहेवियर कम हुआ। बीच में मैं उसे इंस्ट्रक्ट करती थी स्टॉप, और मैं खुद भी रुक जाती थी। मैं उसका हाथ पकड़ के चलती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत होती है अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्योंकि बच्चे अक्सर भाग जाते हैं। तो ये एक चीज़ वो अंडरस्टैंड करने लग गया, क्योंकि जब बच्चे कहीं आप बाहर पब्लिक प्लेस में भी लेके जा रहे हो, इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि बच्चे बाहर जाकर रोड पर आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, उन्हें आपका हाथ पकड़ने की आदत हो जाती है, और इससे काफ़ी सेफ्टी भी हो जाती है बच्चों की, बच्चे आपके पास रहते हैं। दूसरा, उसको ग्रास पर चलने से उसकी सेंसिटिविटी कम हुई, उसके टो वॉकिंग के इश्यूज़ कम हुए। थर्ड चीज़ थी कि वो मेरे साथ में वॉक करने का उसका बिहेवियर बना, जो वो लगातार रनिंग करता था, चलता कम था, दौड़ता ज़्यादा था, लेकिन अब वो चलने लगा। उसके पता लग गया कि वॉक का क्या मतलब है। इसके साथ धीरे धीरे मैंने उसे स्टॉप का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। बीच में मैं रुक जाती थी और उसे बोलती थी स्टॉप। धीरे धीरे वो समझ गया कि स्टॉप का मतलब क्या है। फिर मैंने उसे अकेले चलाना शुरू किया अपनी इंस्ट्रक्शन के साथ में, मैंने खुद बंद कर दिया और वो खुद चलने लगा, और जब मैं स्टॉप बोलती थी तो वो रुकता था। तो इस तरह से हम बच्चों के ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें खुद सपोर्ट करना है उनको, लेकिन धीरे धीरे बच्चे इन चीज़ों को समझ जाते हैं। नेक्स्ट था कि गुरजोत को राइटिंग को लेकर शुरू से ही बहुत इश्यूज थे। पेंसिल से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि पेंसिल पकड़ना ही नहीं चाहता था। मुझे ये था कि मेरे बच्चे को कम से कम आइडेंटिफिकेशन तो हो कि चीज़ों की, अगर वो लिख नहीं रहा है कम से कम वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इसे क्या कहना है। तो मैंने कुछ इस तरह के बोर्ड लाई मैं, जिसमें इस तरह से नंबर्स लिखे, इसमें कि उसको नंबर्स की पहचान हो सके। डेली उसको नंबर दिखाती थी और मैं बोलती थी देखो 1। उसको पेंसिल ही देती थी, पेंसिल जब मैं देती थी तो पेंसिल को वो थ्रो कर देता था। तो मैंने उसको इस तरह से फिंगर के साथ में लिखवाना शुरू किया कि 1 2 3। देखो 3 नंबर्स ही मैंने लिए कि रोज़ उसको मैं ये करवाती थी 1 2 3। इस तरह से धीरे धीरे मैंने चीज़ों को उसको वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करने लगा। इसके बाद फिर मैंने उसे सिंबल्स के बारे में बताना शुरू किया कि ये प्लस का साइन है, प्लस का मीनिंग क्या होता है। आज वो सभी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर लेता है। तो जब हम स्टार्टिंग में चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह से सिंपल वेज में, तो बच्चे चीज़ों को सीखते हैं।
इसके साथ ही कुछ ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ मैं उसको करवाती थी कि मैं बॉटल्स रखती थी और उसके बीच में से उसको निकलने के लिए बोलती थी। इस तरह से मिड लाइन पर जिसे हम कहते हैं वर्क करना। बच्चे को क्रेयॉन दे दीजिए, उसे कार्ड दे दीजिए, उसे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट इस तरह से चलाना है। उसे बता दीजिए कि यहाँ पर पार्किंग है, एक इस तरफ पार्किंग है, बच्चे को कार यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जानी है। अलग अलग कलर की कार दीजिए बच्चे को। तो बच्चे इन चीज़ों से बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। बच्चों के मिड लाइन पे आप काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवा सकते हैं कि सिंपल स्पॉन्ज लीजिए, दो तरफ कंटेनर रखिए पानी में, क्योंकि बच्चे पानी को काफ़ी इंजॉय करते हैं, मैंने देखा है ऑटिज़म में। तो हम स्पॉन्ज को पानी में डालेंगे और बच्चे को बोलेंगे बीच में रखे बाउल में उन्हें स्क्वीज़ करें। यहाँ से उठाएगा स्पॉन्ज को और वापस उसे भरेगा पानी को और फिर उसे स्क्वीज़ करेगा। पानी में डिप करना है, उसे उठाना है और स्क्वीज़ करना है। आप खुद उसे करके बताइए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है। इसके अलावा आपको मिड लाइन के लिए कई ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बॉटल्स के बीच में से उसको मैं कहती थी कि निकलो, और उसके साथ साथ फिर मैं उसको डिफरेंस को भी कम करती चली जाती थी कि वो बॉटल से उसे आज थोड़ा मुश्किल हो निकलना, क्योंकि इसके लिए भी बच्चों को बहुत कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की ज़रूरत होती है। और जब आप बच्चों के बैलेंस कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं तो बच्चों के ब्रेन पर काम करते हैं आप। इसके साथ ही उसकी कोर स्ट्रेंथ, उसका सिटिंग पोस्चर काफ़ी इंप्रूव हुआ जब मैं ये एक्टिविटीज़ उसके साथ करती थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी मेरी करती थी कि मैं उसकी बाजू पर स्टिकर लगाती थी। इस तरफ स्टिकर लगा दिए, इस तरफ उसे निकालने होते थे। यहाँ से वो इस हाथ से ये स्टिकर निकालता था और इस हाथ से, क्योंकि बच्चा इस हाथ से कभी भी स्टिकर नहीं निकाल सकता, तो वो यहाँ से निकालता था। इसके लिए ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है बच्चों के मिड लाइन पर काम करने के लिए। अब ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत सिंपल हैं कि आपको अलग अलग तरह की कंटेनर लेने हैं जिनके अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के लिड हैं। बच्चे को लिड को फिक्स करना है देखकर कि कौन सा लिड कहाँ पर जाएगा, किस कंटेनर के ऊपर वो फिक्स होगा। ये चीज़ भी क्योंकि बच्चा सोच कर कि इसका साइज़ कितना है, इसकी शेप कैसी है, बच्चा उसे देखकर उस जगह पर फिक्स करेगा। ये चीज़ भी बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कि ओरल मोटर को लेकर भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, फीडिंग को लेकर डिफ़िकल्टी है, स्पीच को लेकर प्रॉब्लम होती है। बच्चे रुक रुक के बोलते हैं, साफ नहीं बोलते हैं या फिर कुछ वर्ड्स बोलते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को घर पर ब्लोइंग एक्टिविटीज़ करवाएं। ब्लोइंग एक्टिविटीज़ कि आपने उसको डिफरेंटली बच्चे को करवानी है। ये नहीं कि हमने सिंपल कॉटन लिया और ब्लो कर दिया। बहुत इजी होता है, कुछ बच्चे कर लेते हैं इजीली। अगर नहीं करता है तो उसे सिखाइए कि कॉटन हाथ में रखा है और उसे ब्लो करो। बच्चे को उसे सिंपली ब्लो करना है। कॉटन बहुत हल्का होता है, इजीली ब्लो हो जाता है, तो ये चीज़ भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करती है। दूसरा है कि आप धीरे धीरे उस कॉटन को टेबल पर ले आइए। बोलिए टेबल से उसके मुंह का डिफरेंस ज़्यादा है तो उसके लिए उसको उतना ही फोर्स लगेगा। धीरे धीरे आप कॉटन के डिफरेंस को बढ़ाते जाइए। जितना कॉटन दूर होता जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि बोलने में उन्हें काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा ये चीज़ें कर लेता है तो उसे आप बलून दे सकते हैं ब्लो करने के लिए। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को बलून ब्लो करवाना हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। हम बच्चे को बीन बैग दे सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि उसे वो डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करे। हम ब्लॉक बना सकते हैं अलग अलग जगह पर, या टब रख सकते हैं। एक हमने आगे रखा है, एक लेफ्ट पर एक राइट पर, या फिर एक रखिए सामने, उसे बोलिए कि बीन बैग को उसे थ्रो करना है। कुशन ले लीजिए, बीन बैग नहीं है तो कुशन, छोटे कुशन होते हैं हमारे घरों में अक्सर रहते हैं, उसे उठाकर उसे बोलिए टब में गिराने के लिए। वेरी गुड, गुड। अगर बच्चा आपका गिरा रहा है तो इट मीन्स कि वो, कुछ बच्चे थ्रो नहीं कर पाते हैं, थ्रोइंग मुश्किल होती है, तो आप उसे हाथ पकड़ के सिखा सकते हैं कि इस तरह से हमें थ्रो करना है। आप उसे दिखाइए करके, मॉडलिंग करके बता सकते हैं, या उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे खड़े होकर आप उसे बता सकते हैं कि किस तरह से थ्रो करना है। इसी तरह से लेफ़्ट में, क्योंकि जब हम अलग अलग डायरेक्शन में हाथ को चला रहे हैं तो उससे भी हमारे बच्चे का ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है, क्योंकि बच्चों की सेंसेस जो हैं वो सही से कोऑर्डिनेशन में वर्क करना शुरू करती हैं। बच्चों को अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें थ्रो करवाने से ये फ़ायदा होता है, और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम देंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ उठाकर उसने फेंक दी है, सिर्फ क्वेश्चन होगा और उसे वो भी एक डेजिग्नेटेड एरिया में फेंकनी है, एक टब में फेंकनी है, ऐसे थ्रो नहीं करनी है। तो क्योंकि क्या होता है कि हम जब चीज़ें गलत तरीके से कराते हैं तो बच्चों में बिहेवियर आने शुरू हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बच्चे को पता हो कि मैं कहाँ थ्रो कर रहा हूँ, मुझे टब में थ्रो करनी है।
यहाँ इधर उधर कहीं नहीं फेंकनी है। और अगर बच्चे का टब में नहीं जा रहा है तो उसे बताइए कि आपको टब में फेंकनी है। टब का डिफरेंस आप कम रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, बच्चे के लेवल पर डिपेंड है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे के आप फ्रंट पे काम करना, ब्रेन के बैक और फ्रंट जिसे हम कहते हैं, बैक टू फ्रंट एक्टिविटीज़ क्या देंगे बच्चे को। सिंपली उसे क्वेश्चन देंगे और पीछे की तरफ थ्रो करेंगे, उसे कैच करना है, बच्चे को देना है और बच्चे को उसको आप बोलेंगे कैच। पहले तो आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कैच, ताकि वो प्रिपेयर हो सके कैच करने के लिए। इसमें ये चीज़ है कि कुछ बच्चों को कैच का कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है, तो आपको इस तरह के पोस्चर के साथ खड़े होना है, बच्चे को पूरा प्रॉम्प्ट करना है, उसके हाथों को पकड़ करके किस तरह से उसे क्वेश्चन लेना है। अगर आपका बच्चा कैच नहीं कर सकता है तो उसे सिर्फ सिंपली लेने के लिए बोल सकते हैं। आप उसे कैच करना सिखाइए। कैच, बलून को कैच करने से स्टार्ट कीजिए कि किस तरह से सिखाना है, क्योंकि बॉल बहुत फास्ट होती है, कई बार बच्चे स्पीड को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आप बलून को कैच करना सिंपली ले सकते हैं कि देखो कैच करेंगे ऐसे। बैलून हल्का होता है, थोड़ी ईजिली मूव होता है और नीचे आता है, तो बच्चे उसे आसानी से कैच कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चे आप हाथ पकड़ के उसे सिखाइए कि कैच कैसे करनी है। उसके दोनों हाथों को पकड़ के सिखाइए बैक पर खड़े होके कि मुझे कैच कैसे करनी है। मैंने गुरजोत को इसी तरह से सिखाया था कि कैच कैसे करनी है। पहले मैंने उसको थ्रो सिखाया था, उसके बाद उसे कैच सिखाई थी और उसके बाद उसे कैच एंड थ्रो दोनों ही आ गया। तो इस तरह से हम अगर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं तो बच्चे कोई भी चीज़ सीख लेते हैं। कोई भी काम मुश्किल हो लेकिन वो सीख लेते हैं। आपको बॉल अपनी रखनी है या किसी चीज़ के ऊपर बच्चे को उसे थ्रो करना है, किसी भी स्टिक के साथ, किसी भी बैट के साथ में, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। शाबाश। वर्कशीट्स हैं जो मैं गुरजोत के साथ करती थी, विजुअल मोटर, उसका सिटिंग ये तो थी कि एक्टिविटीज़ की बच्चा आपका इधर उधर जा रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है, उसके आप चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की सिटिंग पर काम करना। सिटिंग पर काम करने के लिए मैं उसे कुछ ऐसी विजुअल मोटर एक्टिविटीज़ देती थी जिससे कि उसको राइटिंग की समझ आए। हैंड राइटिंग इश्यूज़ जिन बच्चों को खासकर होते हैं, जिनको डायरेक्शन की समझ नहीं होती या ब्रेन कंसंट्रेशन कम है, उनके लिए ये वर्कशीट्स मेरी मैगजीन में मिलेंगी आपको। और ऐसी कुछ वर्कशीट्स मैं उसको देती थी कि उसे देख सकते हैं कि वर्कशीट में जैसे कि कलर है कि बच्चे को रेड एप्पल के साथ में रेड एप्पल को मैच करना है। इसमें क्लियरली रेड दिया गया है कि बच्चे को इस तरह से चलना है। अगर बच्चा पेंसिल नहीं करता है तो आप फिंगर के साथ उसे करवाइए। विजुअल परसेप्शन, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वर्कशीट आप देख रहे हैं है, ये भी मेरी मैगजीन में रहेगी। इसमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पर आप बच्चे को काम करवा सकते हैं कि बच्चे को इस तरह से आप देंगे कि उसे इस तरह से करना है कि ये मुट्ठी बनी है तो मुझे इस तरह से करना है, ये सीधे हाथ हैं तो मुझे ऐसे रखने हैं, ये उल्टे हाथ हैं तो मुझे ऐसे रखने हैं। इस तरह से बच्चा देखकर उस चीज़ को कॉपी करे। ये बायलेटरल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है, बहुत ही यूज़फुल है। स्टार्टिंग में आप बच्चे को इससे शुरुआत कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, इसमें इस तरह से कि मुझे कहाँ मुट्ठी बनानी है, कहाँ पर हाथ खोलना है, ये बहुत सिंपल है, मेरी मैगजीन में आपको मिल जाएंगी। चीज़ होती है कि बच्चे कई बार लाइन के बीच से बाहर निकाल लेते हैं। हम बच्चों को सिंपल ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि बच्चे को पेंसिल को या फिर फिंगर को ही लेकर जाना है, उसे डॉट्स के ऊपर रहना है। हमें ये चीज़ उसको बतानी है कि आपको डॉट के ऊपर रहना है, तो इससे बच्चों का कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, साथ में बच्चे लाइन के बीच में रहना शुरू कर देते हैं। ये डॉट्स इसलिए दिए गए हैं, मैं डॉट के बिना भी एक्टिविटी रख सकती थी, लेकिन डॉट इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चों के लिए और ईजी हो जाए। विजुअल ओटी का मतलब होता है कि बच्चे को काम को इतना आसान बना देना कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ पाए। तो ये डॉट्स उसको हेल्प करते हैं विजुअली कि मुझे इसके बीच में रहना है, लाइन के बीच में। शायद स्टार्टिंग में आपका बच्चा इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करे या बाहर इधर उधर कर दे, लेकिन जब डॉट्स रहते हैं सामने तो उसे पता होता है कि मुझे डॉट्स के बीच में से ही करना है। तो आप डिफरेंट तरह की शेप्स उसे दे सकते हैं करने के लिए, डिफरेंट पैटर्न्स दे सकते हैं। इससे आप बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन पर काम कर रहे हैं और साथ ही उसको लाइन की अवेयरनेस हो रही है। इसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं जिसमें कि आपको बच्चे को, ये देख रहे हैं आप कि ये लाइन लगी हुई है कि बच्चे को उसको देखकर कॉपी करना है, इस तरह से मूव करके लेके जाना है। बहुत सिंपल है। से ये नेक्स्ट जो मेरी वर्कशीट है थोड़ी सी और मुश्किल है कि इस तरह से बच्चे को देखकर अंदाज़ा लगाकर कि मुझे एक एक चीज़ को ही लेना है, इस तरह से बच्चा करे। सेम इस चीज़ को उसको कॉपी करना है देखकर। कॉपी करना जो है बहुत अच्छी ओटी एक्टिविटी है। जिन बच्चों को कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ मिलेंगी जो आपके बच्चों के लिए
बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा घर पर ही उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने में सिंपल सी चीज़ों के साथ भी। थैंक्स फॉर